नमस्कार दोस्तों। तो मैं दिनेश मिश्रा मंथन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आज मेरा तीसरा चैप्टर प्रारंभ हो रहा है सामान्य प्रबंध का। और आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ी उसको समझना ध्यानपूर्वक से है क्योंकि गंभीर विषय है और थोड़ी क्लिष्ट भाषा भी है और उसको समझना थोड़ी अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ दोगे और उसको समझोगे, जिससे आपकी परीक्षा में सरलता से प्रश्न बन सके। तो आज का चैप्टर है दोस्तों अभिप्रेरणा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अभिप्रेरणा का स्थान कहाँ पर है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है मैनेजमेंट में। तो दोस्तों मैंने हर लेक्चर से पहले आपको एक ही बात बताई है कि मैनेजमेंट में संरचना, तो संरचना में, मैनेजमेंट की संरचना में अभिप्रेरणा कहाँ से आता है। तो दोस्तों अपन को पता है कि कोई भी संगठन में ही प्रबंधन होता है, करेक्ट है। तो ये संगठन है और इस संगठन में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये हमको पता है दोस्तों। ठीक है, अब इस संगठन में प्रबंध होता क्या है ये भी पता है कि संगठन का इंप्रूवमेंट ही प्रबंधन कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो इस संगठन का इंप्रूवमेंट करने के लिए एक पद होता है जिसको मैनेजर बोलते हैं, या पूरी टीम होती है जिसको मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस मैनेजमेंट का काम क्या है कि इस संगठन में इंप्रूव करना। इसके लिए ये बहुत सारे इस संगठन में रूल्स लगाती है, प्रिंसिपल लगाती है, फार्मूले लगाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, संगठन के प्रबंध के सिद्धांत। करेक्ट है, ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ये कहलाता है प्रबंध के सिद्धांत। अब जो ये सिद्धांत होते हैं वो यहां तक कैसे आते हैं, तो दोस्तों ये आते हैं बहुत सारे टूल्सों के माध्यम से। किसके माध्यम से आते हैं? टूल्सों के माध्यम से। और वो टूल्स हम जानते हैं किसके नाम से जानते हैं? पोस्ट कॉर्म। वो टूल्स क्या कहलाते हैं? पोस्ट कॉर्म, ये हम जानते हैं। प्लानिंग, स्टाफिंग, रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। रीऑर्गेनाइज का मतलब है कि संगठन में फिर से उसको, संरचना को बदलना। अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ फेरबदल करके इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जो इंप्रूवमेंट के लिए होती हैं। अब आपको देखना यह है कि ये कर्मचारी नए नियम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये कर्मचारी नई प्रक्रिया के अंतर्गत काम करते हैं, नए संसाधन में काम करते हैं। तो इनके काम करने के लेवल को बनाए रखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर काम करता है। कौन सा फैक्टर? मनोवैज्ञानिक फैक्टर काम करता है, जिसको कहा जाता है मोटिवेशन। क्या काम फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको? मोटिवेशन। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन या मनोविज्ञान। तो मनोवैज्ञानिक क्या है? एक प्रकार का उपकरण है, एक प्रकार का टूल्स है जो प्रबंधक के द्वारा संगठन में इंप्रूवमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी प्रक्रिया में बेहतरी के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया, क्रिया, टूल्स, उपकरण, जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हो, जिससे संगठन का क्या होता है? इंप्रूवमेंट। तो दोस्तों ये है आज हमारा टॉपिक। अब इसको हम थोड़ी सा समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि मोटिवेशन है क्या, मनोविज्ञान क्या है। तो थोड़ी सा बताना चाहूंगा, इसको समझो पहले। ये व्यक्ति है, ठीक है। अब ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति को जब हम काम करते हैं तो दो प्रकार की ताकतें सपोर्ट करती हैं। एक तो इसकी खुद की इच्छा शक्ति, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि, ये, और एक होते हैं इसकी शारीरिक शक्ति। तो ये कहलाता है इसकी भौतिक शक्ति, या इसे कहा जाता है इसकी सक्षमता, इसकी कुशलता, सॉरी दोस्तों,
जो ये वाला है इसे कहा जाता है भौतिक शक्ति, या सीधा सीधा हम बोल सकते हैं इसका पावर। क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, ये काम करता है, सक्षमता की बात होती है। और ये जो होती है ये होती है मानसिक शक्ति। क्या होती है? मानसिक शक्ति। अब समझना यह है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना, कि अगर इस व्यक्ति को अपना इस संगठन में 100% देना है, कितना देना है? 100%, तो इसका हमें शारीरिक बल भी उपयोग करना है और इसका हमें मानसिक बल भी उपयोग करना है। दोनों की आवश्यकता होती है। अगर दोनों में संतुलन नहीं हुआ तो संगठन में यह व्यक्ति काम तो करेगा, पर उस काम के परिणाम अपेक्षाकृत नहीं प्राप्त होंगे। क्यों? अगर हम इसको फोर्सफुली नाराज होकर दंड देके काम करवाएंगे तो इसका जो मानसिक बल है, ये वाला जो है, ये मनोबल काम करने के विपरीत स्थिति में करेगा, ये उसको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन मन मार के ये काम आगे करेगा, तो वो काम के परिणाम उतने बेहतर नहीं हो सकते जितने बेहतर होने चाहिए थे। करेक्ट है? अगर इसका मानसिक बल अगर ये भी सपोर्ट करे, मतलब ये मन से खुश भी हो और इसका मन खुद काम करने के लिए करे और उसकी पावर जो है, वो शक्ति है, वो काम को करे, तो इसके परिणाम ज्यादा हो सकते हैं। यही महत्व है अभिप्रेरणा का। तो अभिप्रेरणा में क्या होता है कि व्यक्ति के मानसिक बल को अटैक किया जाता है। किसको? मानसिक बल को अटैक किया जाता है, जिसको बोलते हैं मनोबल या मोरल बल। और ये मोरल बल के माध्यम से इसके फिजिकल पावर को अटैक किया जाता है और दोनों में संतुलन बना के, दोनों में संतुलन बनते हैं और संतुलन बन के दोनों आगे किसी कार्य को अंजाम देते हैं, किसी कार्य को अंजाम देते हैं, यानी संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों ये समझ में आया कि अभिप्रेरणा क्या है। तो अभिप्रेरणा एक प्रकार की प्रक्रिया या एक प्रकार के तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के मानसिक पावर को, मानसिक शक्ति को उत्तेजित करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, और मानसिक शक्ति इसके शारीरिक बल को भी अभिप्रेरित करती है। तो मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों संतुलित मात्रा में और सामूहिक रूप से समन्वय बना के फिर किसी संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। तो जब उसका मन भी उस काम में लगेगा या मन भी उस कार्य को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, और क्योंकि मन सपोर्ट कर रहा है तो वो उसी दिशा में अपनी शारीरिक शक्ति को भी लगाएगा, तो 100% इसके परिणाम एकांगी शक्ति के उपयोग की अपेक्षा ज्यादा प्राप्त होंगे। तो यही पूरी प्रक्रिया, ये पूरी प्रोसेस जिसमें किसी व्यक्ति के मनोबल में वृद्धि करके उसके शारीरिक बल का उपयोग किया जाता है संतुलित मात्रा में, इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को ही कहा जाता है अभिप्रेरणा। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या है? अभिप्रेरणा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अभिप्रेरणा का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के मानसिक बल को वृद्धि करके उसी की मात्रा में संतुलित अवस्था में शारीरिक बल का उपयोग उस दिशा में, किस दिशा में? संगठन के लक्ष्य की दिशा में वृद्धि की जाती है, जिससे संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति करना आसान संभव हो जाए। तो इसे अभिप्रेरणा कहते हैं। अब थोड़ी सा आप समझ लीजिए कि मान लो ये संगठन में एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और आप इसे काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। जितनी शरीर की क्षमता होगी उतना काम करेगा, जितने घंटे की क्षमता होगी उतना काम करेगा। लेकिन इसके ऊपर की मंजिल, यानी इसका मतलब है इसका मस्तिष्क, ये जो है ये साथ नहीं दे रहा है, इसका मन साथ नहीं दे रहा है। तो इसको हम अपनी भाषा में कहेंगे बेमन से काम करना। क्या बोलते हैं? बेमन से काम करना। तो दोस्तों क्या ये जब बेमन से काम करेगा तो क्या उसके परिणाम उतने बेहतर होंगे जब वो मन लगा के काम करेगा? नहीं।
तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसके अटैक करते हैं हम मन को, हम इसके मनोबल को वृद्धि करने की कोशिश करते हैं, इसके मोरल को बढ़ाते हैं और इसके मोरल को बढ़ा के इस मोरल के माध्यम से इसके पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों जब इस्तेमाल होते हैं, इसका मन भी, मतलब इसका दिमाग भी, बुद्धि भी उपयोग होती है, इसका मन भी लगा रहता है और ये अपनी मन का प्रयोग के साथ में शारीरिक शक्ति का प्रयोग करता है और फिर कोई कार्य करता है, तब इसे कहा जाता है, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है, ये करने की, इसके मन की शक्ति को बढ़ाने की और उसके अकॉर्डिंग शारीरिक शक्ति के इस्तेमाल करने की टोटल प्रक्रिया को कहा जाता है अभिप्रेरणा। ये कहा जाता है अभिप्रेरणा। करेक्ट है। और ये अभिप्रेरणा हमेशा कैसी होती है? सकारात्मक और लक्ष्य की दिशा में होती है। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब इसका मन भी लगेगा, जब इसकी शारीरिक शक्ति भी लगेगी, तो ये दोनों एक साथ जब लगेंगे तो ये काम भी करेगा, खुश भी रहेगा। और क्योंकि काम जिस दिशा में कर रहा है उस दिशा में उसका मन भी लग रहा है, तो वो ज्यादा लंबे समय तक संगठन में टिकेगा, वो खुद अपनी उससे जोड़ पाएगा, अपने आप को कामों से जोड़ पाएगा, काम करने से उसको संतुष्टि की फीलिंग आएगी। तो इस तरह से यहां पर किसी भी प्रकार की समस्या पैदा नहीं होगी और ये काम को स्वयं का काम समझ के अधिक से अधिक कोशिश करके काम को कर पाएगा। यही प्रक्रिया कहलाती है अभिप्रेरणा। उम्मीद है कि अभिप्रेरणा समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अभिप्रेरणा जो होती है, तो अभिप्रेरणा, ये अभिप्रेरणा कैसे होती है, ये प्रक्रिया कैसे निभाई जाती है, कैसे की जाती है? तो दोस्तों, ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया दो आधार पर होती है। ठीक है, तो अब थोड़ी सा समझ लो कि ये जो प्रक्रिया होती है, मतलब इसकी मन का और इसकी शारीरिक शक्ति का, दोनों का इस्तेमाल हो पाए, इसके लिए प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे किया जाता है? तो एक होती है जो किसी वस्तु को देख कर होती है, किसी वस्तु को प्राप्ति के लिए होती है। तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है विषय वस्तु आधारित। कौन सी होती है? विषय वस्तु आधारित। और दूसरी होती है प्रक्रिया आधारित। तो जो अभिप्रेरणा होता है, अर्थात मोटिवेशन होते हैं, तो मोटिवेशन कितने आधार पर होते हैं? दो आधार पर होते हैं मोटिवेशन। एक आधार हो गया प्रक्रियागत मोटिवेशन और एक हो गया विषय वस्तु आधारित मोटिवेशन। अर्थात समझो, इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई चीज को चाहने में, किसी चीज की आवश्यकता में, ये व्यक्ति उसकी आवश्यकता के कारण मोटिवेट हो रहा है, तो विषय वस्तु आधारित मोटिवेशन। और ये व्यक्ति को हम बिना किसी विषय वस्तु के एक प्रक्रिया से मोटिवेट कर रहे हैं, तो प्रक्रिया आधारित मोटिवेशन। समझो इस बात को कि ये अपने लक्ष्यों के प्रति मोटिवेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। कैसे आगे बढ़ रहा है? हो सकता है कि हमने सामने यहां पर एक मोटरसाइकिल रख दी, ठीक है, ये मोटरसाइकिल रखी है और इस व्यक्ति को बचपन से चाहत है कि मैं ये मोटरसाइकिल की सवारी करूंगा, और हम बोलते हैं कि तभी ये साइकिल की सवारी कर सकता है, ये मोटरसाइकिल की सवारी कर सकता है जब तुम एक दिन में 100 बिस्कुट के पैकेट तैयार करो। तो ये 100 बिस्कुट की चाहत में, ये मोटरसाइकिल की चाहत में कितने बिस्कुट तैयार कर देगा? 100 पैकेट तैयार कर देगा। यानी उसके बुद्धि और उसकी शक्ति का इस्तेमाल ऐसे करेगा, अपने मन का बल का और शारीरिक बल का इस्तेमाल ऐसे करेगा कि एक दिन में जहां 80 पैकेट बनाता था, उसकी जगह वो कितने पैकेट बनाएगा? 100। लेकिन इस मनोबल को बढ़ाने के पीछे क्या है? एक विषय वस्तु है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी चाहत ने इसको इतना बल पैदा किया है, और ये क्या कहलाई? विषय वस्तु। विषय वस्तु। अब एक ऐसा भी होता है कि जिसमें कोई विषय वस्तु नहीं होती है और एक प्रक्रिया के माध्यम से ही इसको हम, इसका मनोबल बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लो हम इसको डरा के रखते हैं, डराना या धमकाना, ठीक है, और इसको बोलते हैं कि अगर तुमने 80 पैकेट की जगह 100 पैकेट बनाए तो तुम्हें नौकरी पर रखा जाएगा, अर्थात नौकरी पर, अन्यथा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये इसके डर और इसकी धमकी वजह से भी ये अपने मन को और बल को बढ़ाएगा और
80 की जगह कितने पैकेट बनाएगा? 100 पैकेट बनाएगा। हो सकता है इसको हम सिर्फ एक कहानी सुना दें कि कैसे परमवीर चक्र विजेता कोई व्यक्ति था और उसने देश के लिए कैसा कैसा काम किया, तो वो कहानी सुन के ही प्रेरित हो सकता है। उसकी चाहत नहीं है कि कोई गाड़ी मिले, कुछ भी मिले, लेकिन फिर भी वो अभिप्रेरित हो सकता है। अगर हम इसके सामने बहुत अच्छी राष्ट्रगान की धुन बजा दें, बहुत सारे राष्ट्रगान से संबंधित गाने सुना दें, ठीक है, और बहुत सारा म्यूजिक बैंड चालू कर दें, कुछ समय बाद इसके मनोविज्ञान में परिवर्तन होगा और ये बहुत एक्साइटेड हो जाएगा और काम करना और गति से तेज चालू कर देगा। तो हमने किसी प्रक्रिया के माध्यम से इसका मनोबल बढ़ा दिया है। तो इसका मनोबल हम बढ़ाने के लिए स्पष्ट बोल सकते हैं कि दो तरीके हैं, एक तो किसी प्रक्रिया के द्वारा और किसी विषय वस्तु के द्वारा। तो जो मनोबल होता है वो किसके आधार पर हो गया? दो आधार पर हो गया, एक विषय वस्तु के आधार पर ये और एक हो गया प्रक्रिया के आधार पर ये। तो दो प्रकार से हो गया, एक प्रक्रिया आधारित और एक विषय वस्तु आधारित। तो हम इनको दोनों को डिस्क्राइब करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि एक प्रबंधक होने के नाते, अब आप यहां पे देख लो, हमने शुरू में पढ़ा था कि एक प्रबंधक है और एक संगठन है। तो प्रबंधक का काम क्या है कि संगठन में बेहतर ढंग से काम करवाना, ये प्रबंधक का काम है। तो ये काम करवाएगा, जब ये कर्मचारियों से काम लेगा तो इसको इनके मोटिवेशन के बारे में सब जानकारी होना आवश्यक है। इसको जानकारी होना आवश्यक है कि कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे इनका मोटिवेशन बढ़ जाए, कौन कौन सी चीजें इनको दी जाएं या इनका क्या टारगेट रखा जाए जिससे इनका मोटिवेशन आगे बढ़ जाए। तो मोटिवेशन के लिए प्रबंधक को एक विषय वस्तु, इसका भी नॉलेज रखना जरूरी है, और कौन सी प्रक्रिया से मोटिवेशन हो सकता है उसका नॉलेज भी रखना जरूरी है। तो बहुत सारे विद्वानों ने इसी चीजों की व्याख्या की है, तो इसके बारे में हम एक से आगे से देखेंगे। तो सबसे पहले जो व्यक्ति आता है वो आता है मैस्लो। कौन आता है? अब्राहम मैस्लो। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसको कहा जाता है नीड हायरार्की थ्योरी। इसका नाम है नीड हायरार्की थ्योरी, आवश्यकता पद सोपान। ठीक है, तो उन्होंने आवश्यकताओं का एक सोपान बनाया है, सीढ़ी जैसे। ये पहली आवश्यकता उन्होंने बताई है शारीरिक आवश्यकता। क्या बताई है? शारीरिक आवश्यकता। दूसरी मतलब शारीरिक यानी फिजिकल नीड। दूसरी नीड बताई है उन्होंने सुरक्षा आवश्यकता। क्या बताई है? सुरक्षा आवश्यकता यानी सेफ्टी नीड। तीसरी आवश्यकता बताई है सोशल नीड, सामाजिक। और चौथी बताई है ईगो। और पांचवी बताई है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये 5 नीड है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो अब्राहम मैस्लो का कहना यह है कि ये 5 आवश्यकताएं ऐसी हैं जो क्रम से व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं। यहां पर बिल्कुल स्पष्ट देख लो, अपन क्या बात कर रहे थे कि ये विषय के आधार पर मोटिवेट होता है, विषय वस्तु के आधार पर मोटिवेट होता है। मोटिवेशन के लिए 2 चीजें होती हैं, एक प्रक्रिया से मोटिवेट होता है, एक विषय वस्तु से मोटिवेट होता है। तो शारीरिक आवश्यकता सबसे पहले कहां पहुंचे? शारीरिक आवश्यकता में। तो व्यक्ति की फिजिकल नीड ऐसी होती हैं जो उसको संगठन में अच्छे से काम करने के लिए बुद्धि को भी और शारीरिक बल को भी प्रेरित करती हैं कि दोनों मिलकर काम करो, तब तुम्हें सैलरी मिलेगी, तब तुम्हें घर बना सकते हो, तब तुम्हें रोटी मिलेगी, तब तुम्हें कपड़ा मिलेगा, तब तुम्हें मकान मिलेगा और तुम अपना जीवन यापन कर सकते हो। तो वो अपने जीवन यापन के लिए शारीरिक आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, भौतिक आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए अपने को प्रेरित करता है, वो स्वयं प्रेरित होता है। तो इनको पाने की खातिर व्यक्ति प्रेरित होता है और वो कहलाता है अपना अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, तो ये हो गई पहली आवश्यकता। लेकिन साथ में अब्राहम मैस्लो ये भी बोलते हैं कि अगर ये आवश्यकता लगातार उसकी पूर्ति होती रहे तो एक दिन के बाद ये उसको मोटिवेट करना बंद कर देगी। ठीक है, जैसे कि मैं अगर किसी व्यक्ति को बोलता हूं कि चलो मेरे साथ चलो और यहां पर आके काम करो तो मैं तुम्हें बेहतरीन अच्छी वाली हैदराबादी बिरयानी खिलाऊंगा। करेक्ट है? अब आप ये बिरयानी के नाम से मुंह में पानी आ गया, चलो काम करते हैं, करते रहे, कल भी खिलाया, परसों भी खिलवाया, नरसों भी खिलवाया,
उसके बाद एक दिन आपको लगेगा कि नहीं, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, या फिर उसकी चाहत आपको खत्म हो जाएगी, तो वो आपको काम करने के लिए प्रेरित करना बंद कर देगी। तो इसी तरह की आवश्यकताएं होती हैं कि अगर आप ये आवश्यकता पूर्ति हो गई, तो पूर्ति होने के बाद आवश्यकता तो हमेशा जरूरी है कि पूर्ति होती रहे, लेकिन फिर मोटिवेट करना बंद हो जाएगी। फिर आपको दूसरी आवश्यकता मोटिवेट करेगी, कौन सी? सुरक्षा की। फिर आप सोचोगे कि समाज में सुरक्षा मिलना चाहिए, नौकरी में सुरक्षा मिलना चाहिए, और हमें लंबे समय तक नौकरी देखनी चाहिए। फिर इसके बाद यह भी बंद हो जाएगी। फिर समाज में आपको रिस्पेक्ट की जरूरत पड़ेगी, इज्जत की जरूरत पड़ेगी। फिर आप किस लिए काम करोगे? कि समाज में आपका नाम हो, आपका एक सम्मान हो, आपको सब देख के नमस्कार करें, आपको सब कोई पहचाने। फिर अपने अहम के लिए करोगे, समाज में नाम भी हो जाएगा, फिर भी आपको जब समाज में नाम हो जाएगा तब फिर आपको मोटिवेशन किससे मिलेगा? रैंक लाने से, कि सबसे ऊपर होना चाहिए। नाम तो है, लेकिन जो हमारे एरिया के 10 व्यक्ति टॉप के हैं उसमें नाम होना चाहिए। इस तरह से आपकी ईगो सेटिस्फेक्शन वाली होती है। तो इस तरह से एक के बाद एक आवश्यकताएं होती हैं जो व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं, और मोटिवेट करने के कारण ही वो व्यक्ति संगठन में लग के काम करता है। उसका जो केमिकल यानी मनो, ये और उसका शरीर यानी फिजिकल, ये दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं और संगठन में सफलता प्राप्त करते हैं। करेक्ट है? यही कहलाता है अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पद सोपान। दोस्तों, मैं केवल आज इन सब के बारे में परिचय दे रहा हूं, फिर अगली क्लासों में इनको एक एक थ्योरी को अपन अलग अलग से लेके चलेंगे। तो ये है विषय वस्तु की थ्योरी। दूसरी थ्योरी है अब्राहम मैस्लो के बाद मैकग्रेगर थ्योरी। कौन सी है? मैकग्रेगर थ्योरी। और ये मैकग्रेगर थ्योरी जो है दोस्तों, ये जो मैकग्रेगर थ्योरी है, इसमें दो पार्ट है। एक है हाइजीन फैक्टर, और एक में है मोटिवेशन फैक्टर। अब इस बात को थोड़ी गंभीरता से समझ लेना, अच्छे समझ लेना, बहुत ही अच्छी चीज है ये समझने के लिए। अब यहां पर देखो थोड़ी सा, इनका कहना यह है कि ये शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, अब्राहम मैस्लो कहते हैं, मैस्लो का कहना क्या है कि ये सब के सब मोटिवेशन देते हैं काम करने के लिए। आपके मनोबल में वृद्धि करते हैं, आपके शारीरिक बल में वृद्धि करते हैं, जिससे आपका काम होता है। लेकिन मैकग्रेगर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये सभी कारक हमेशा मोटिवेट नहीं करते हैं। इनका कहना है कि इसमें कुछ कारक ऐसे होते हैं जो केवल संगठन में हमको हाइजीन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? हाइजीन का। हाइजीन का मतलब होता है आरोग्य का। आरोग्य का मतलब है रोग ना होना, रोग ना होना। तो कुछ कारक ऐसे होते हैं जो केवल रोग होने से रोकते हैं, और इसमें से कुछ कारक ऐसे होते हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं। क्या करते हैं? मोटिवेट। तो केवल मैकग्रेगर ने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी में जो अब्राहम मैस्लो के पद सोपान थे, नीड हायरार्की थ्योरी थी, उनको क्लासिफाइड कर दिया और दो भागों में बांट दिया। उसने बोला कि सभी कारक ऐसे नहीं होते जो मोटिवेट करते हैं। कुछ कारक ऐसे होते हैं कि आवश्यक तो होते हैं पर मोटिवेट नहीं होते। देखो, एक उदाहरण से बात करता हूं मैं कि मान लो कोई कंपनी है, और कोई कंपनी में बाथरूम बहुत अच्छा है। क्या है? बाथरूम बहुत अच्छा है, और बाथरूम एसी लगा हुआ है, साउंड है, बढ़िया म्यूजिक बज रहा है, सेंसर लगा हुआ बाथरूम है। तो क्या तुम वो बाथरूम में रेस्ट रूम से होके आओगे तो क्या मोटिवेट हो जाओगे? और जहां 80 पैकेट का बिस्कुट बना रहे होगे दिन में, 100 पैकेट बनाने लगोगे? नहीं। लेकिन अगर उसमें अच्छा साफ सुथरा बाथरूम नहीं है और तुम बाथरूम जाओगे, जब वापस आओगे तो नाक पकड़ के आओगे और बहुत अंदर से आप बहुत सिक फील करोगे, गंदा फील करोगे। इसका मतलब क्या है कि वो ऐसा घटक है जो आपको रोग ग्रसित कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है, पैनिक कर सकता है। लेकिन अगर वो घटक की पूर्ति हो जाए, यानी साफ बाथरूम मिल जाए, तो आप क्या मोटिवेट होकर डबल काम करोगे? नहीं। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो और वहां पर एक अच्छी कैंटीन है, तो कैंटीन में जाके नाश्ता करके आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हो, आप अपनी आवश्यकता पूर्ति कर सकते हो। पर कैंटीन में खाने से क्या मोटिवेशन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, अगर उसी संगठन में ऐसा कोई काम देते हैं
वर्क देते हैं जो बहुत चैलेंजिंग है। मान लो वो बोल देते हैं कि तुम्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, और जो चढ़ेगा उसको भारत के राष्ट्रपति अवार्ड देंगे, तो वो काम आपके लिए चैलेंज भरा रहेगा, और वो काम क्या कर देगा, आपको मोटिवेट कर देगा, या वो काम आपको प्रेरित करेगा आपको काम करने के लिए। तो किसी संगठन का जो वर्क है, काम है, वो मोटिवेशन का काम कर सकता है, लेकिन किसी संगठन का पर्यावरण है, वहां की जो पॉलिसियां हैं, नीतियां हैं और आपका पर्यवेक्षण है, वो मोटिवेशन कारक नहीं होता, वो केवल आरोग्य घटक है। अगर उसमें की पूर्ति ना हो और उसमें कोई कमी हो, खराबी हो, तो आपको क्या करता है, पैनिक करता है। क्या करता है, पैनिक करता है। तो इस तरह से मैकग्रेगर ने जो आवश्यकता पदसोपान के कारक थे उनको दो कैटेगरी में बांट दिया। हर कारक को मोटिवेशन कारक नहीं माना। उसने बोला कुछ कारक ऐसे होते हैं जो संगठन में आवश्यक होते हैं, जिन्हें आरोग्य घटक या हाइजीन घटक कहा जाता है, और कुछ ही कारक होते हैं जो संगठन में मोटिवेट करते हैं। जैसे कौन सा कारक है, अचीवमेंट। क्या है, अचीवमेंट। दूसरा कारक क्या है, ग्रोथ। आपको जहां पर प्रमोशन के चांस मिले उसको ग्रोथ कहते हैं। चैलेंजिंग वर्क। क्या है, चैलेंजिंग वर्क। रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचान, जिससे आपकी पहचान बने। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि आपको इतना बड़ा मैनेजमेंट का काम करना है, इतना बड़ा काम ऑर्गेनाइज करना है, तो ये सबसे आपको मोटिवेशन मिलेगा। मान लो आप संगठन में काम कर रहे हैं और आपके एरिया में प्रधानमंत्री किसी काम से आते हैं और आपको पूरी नोडल बना दिया जाए कि प्रधानमंत्री के आगमन से लेके जाने तक की व्यवस्था की जिम्मेदारी आपको, तो वो जिम्मेदारी अपने आप में आपके मनोबल में वृद्धि करेगी, आपको अभिप्रेरित करेगी, और दिन रात आप खाना पीना भूल के काम में लग जाओगे और बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करोगे। तो ये वाला कौन सा कारक है, मोटिवेशन। लेकिन कुछ कारक ऐसे होते हैं जो आपको जरूरी तो हैं पर मोटिवेट नहीं करते। जैसे मान लो कि उस संगठन में सैलरी, तो सैलरी से ही आप दिन रात काम करो, नहीं, कुछ दिनों तक आप सैलरी से काम करोगे, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाओगे। सैलरी आपको मोटिवेट करने वाली नहीं है, क्योंकि हर महीने आपको जब सैलरी मिल जाएगी, आपकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएंगी, तो केवल आवश्यकताओं तक वो मोटिवेट करेगी, बाद में वो मोटिवेट करना बंद हो जाएगी। तो संगठन की नीतियां, संगठन का पर्यावरण, संगठन में आपसी माहौल, आपस में बात करने के संबंध, आपका सुपरविजन, ऊपर वाले अधिकारी कर्मचारियों के बीच में कितना निरंकुश शासन है, कैसा है, ये सब जो नीतियां हैं वो आपके संगठन में अच्छी होना जरूरी है। अच्छी होना जरूरी है, वरना आप पैनिक हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, लेकिन वो आपको मोटिवेट करने वाली नहीं है। क्लियर है? कहीं भी सोच लो कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, तो क्या ये देख के ज्वाइन करते हो कि कंपनी में एमिनिटीज कितनी है, कंपनी में अच्छा बाथरूम है कि नहीं है, कंपनी का अच्छा एनवायरनमेंट है कि नहीं? नहीं। हाँ, वो जरूर आपको आवश्यक है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो आप पैनिक होना, परेशान होना शुरू हो जाओगे, और आपके लिए वो बहुत आवश्यक है। इसलिए वो क्या कहलाता है, आरोग्य घटक या हाइजीन थ्योरी। हाँ, आप कंपनी किस आधार पर ज्वाइन करते हो कि कंपनी में ज्वाइन करूंगा तो मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे कैसे काम करने पड़ेंगे, क्या मेरा नाम होगा, क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा, क्या मेरा ग्रोथ होगा, क्या मेरी फैमिली आगे बढ़ पाएगी, ये सब चीजें देख के आप क्या काम करते हो, मोटिवेशन है वो, और उसकी वजह से आप कंपनी ज्वाइन करते हो। तो अब थोड़ी सा फिर से इसको देख लो कि ये जो थ्योरी है अचीवमेंट, ये क्या कर रही है आपको, मोटिवेशन, और ये क्या है, एक प्रकार की विषय वस्तु। तो ये विषय वस्तुएं हैं जो किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर रही हैं, इसलिए विषय वस्तु आधारित मोटिवेशन है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कंटेंट्स। तो ये कंटेंट्स थ्योरी कहलाती हैं। ठीक है, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी। तो दोस्तों अब ये समझ में आ गया होगा कि ये सब विषय वस्तु थ्योरी है, और ये कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट दूसरी थ्योरी भी है जिसको बोलते हैं प्रोसेस थ्योरी या प्रक्रिया थ्योरी, जिस प्रक्रिया के कारण ही व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है और इसको किसी लक्ष्य की या किसी चाहत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे है पाथ गोल थ्योरी, यह थ्योरी है कैरेट एंड स्टिक थ्योरी,
ये थ्योरी है। मतलब ये भय और दंड का सिद्धांत है, आर्थिक मानव के सिद्धांत है, ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको किसी चीज की लालच के आधार पर, किसी चीज की चाहत के आधार पर मोटिवेट नहीं करती हैं, बल्कि इस प्रक्रिया के कारण ही आप मोटिवेट हो जाते हो। तो प्रक्रिया आधारित मोटिवेशन और विषय वस्तु आधारित मोटिवेशन। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये मोटिवेशन का प्रारंभिक ज्ञान आपको समझ में आया होगा। मैं अपना और बेहतर प्रयास करूंगा कि आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएं। अगले लेक्चर में हमको इनमें एक एक से हमको समझना पड़ेगा क्या है और इनके फायदे क्या हैं, महत्व क्या है, इनकी कमियां क्या हैं। और आपके पटवारी के परीक्षा के पेपर को आप उठा के देखो तो पिछली बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, एक्स एंड वाई थ्योरी किसने प्रदान की, मैस्लो का सिद्धांत, मतलब आवश्यकता पद सोपान किसने दिया, सीधे नाम से ही पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, अगले चैप्टर में फिर हम मिलते हैं।